नमस्कार, मैं डॉक्टर मुकेश कुमार वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन पॉलिटिकल साइंस, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान। आज जिस टॉपिक पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है व्हाट इज़ सोवर्निटी, संप्रभुता क्या है। देखिए, जब कभी हम पॉलिटिकल साइंस में स्टेट को स्टडी करते हैं तो हम इस बात की चर्चा करते हैं कि राज्य का जो निर्माण है मूलभूत रूप से 4 मौलिक तत्वों से मिलकर होता है। हम बात करते हैं नंबर 1 पॉपुलेशन अर्थात जनसंख्या की, नंबर 2 टेरिटरी अर्थात निश्चित भूभाग की, नंबर 3 गवर्नमेंट अर्थात सरकार की, एंड नंबर 4 दैट इज सोवर्निटी अर्थात संप्रभुता की। हम देखते हैं कि इन चारों तत्वों में सोवर्निटी जो है वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण और सबसे अधिक आवश्यक तत्व है, क्योंकि इस सोवर्निटी, इस संप्रभुता के अभाव में हम स्टेट को इमेजिन नहीं कर सकते, हम राज्य की कल्पना नहीं कर सकते। यदि हम दूसरे शब्दों में कहें तो ये भी कह सकते हैं कि संप्रभुता जो है वो राज्य का प्राण तत्व है। इट मीन्स ये एक स्टेट के लिए ऑक्सीजन की तरह काम करता है। साथ ही हम देखते हैं वो इसलिए क्योंकि संप्रभुता की शक्ति के दम पर ही, संप्रभुता की शक्ति के बल पर ही स्टेट क्या करता है, स्टेट अपने सभी प्रकार के कार्यों का प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन उनका कर पाता है। अर्थात हम कहें कि संप्रभुता की वजह से ही राज्य अपने समस्त सैद्धांतिक कार्यों को व्यवहारिक रूप में अमली जामा पहनाने का काम करता है। जैसा कि हम लॉस्की की बात करें तो लॉस्की कहते हैं कि इट इज़ बाई पोजिशन ऑफ सोवर्निटी that the state is distinguished from all other form of human association। अर्थात लॉस्की क्या कहते हैं कि लॉस्की कहते हैं कि संप्रभुता के कारण ही राज्य अन्य सभी प्रकार के मानव संघों से क्या है, भिन्न है। अब यदि हम बात करें इवोल्यूशन ऑफ द कंसेप्ट ऑफ सोवर्निटी अर्थात संप्रभुता के अवधारणा के विकास की, तो हम इसे 3 चरणों में देख सकते हैं। नंबर 1 पर यदि हम बात करें तो हम देख सकते हैं प्राचीन युग में अर्थात एंशिएंट पीरियड में। देन हम देख सकते हैं इसको मिडाइवल एरिया में अर्थात मध्य युग में, और आफ्टर दैट वी कैन सी दैट इन दी मॉडर्न एरा अर्थात आधुनिक युग में। यदि हम प्राचीन युग की बात करें तो हम इसको यूनानी काल से प्रारंभ करते हैं। तो हम देखते हैं कि यूनानी काल में ग्रीक पीरियड में एरिस्टोटल ने अर्थात अरस्तु ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में भी लिखा है कि राज्य की जो संप्रभुता है वो इस बात पर निर्भर करती है कि जो सत्ता है वो एक व्यक्ति के हाथ में है, कुछ व्यक्तियों के हाथ में है, या बहुसंख्यक वर्ग के हाथ में है। इसी प्रकार यदि हम रोमन काल में देखें तो रोमन काल के जो प्रमुख विद्वान हैं, प्रमुख विचारक हैं, उसमें हम नाम लेते हैं पॉलीबियस और सिसरो का। तो पॉलीबियस और सिसरो ने अपने समय में संपूर्ण सत्ता जैसे शब्दों का प्रयोग किया है और इन्होंने राज्य की कानूनी शक्ति की सर्वोच्चता को भी मान्यता प्रदान की है। और वो कहते हैं कि ये जो शक्ति है शासकों को नागरिकों से प्राप्त होती थी और इस शक्ति को कहा जाता था इंपीरियम पावर। इस शक्ति को क्या कहा जाता था, इंपीरियम पावर कहा जाता था। और सर्वोच्च शक्ति होते हुए भी लेकिन ये जो इंपीरियम पावर है वो सोवर्निटी से थोड़ी भिन्न थी, क्योंकि जो इंपीरियम पावर है उसमें संप्रभुता की तरह न तो स्थायित्व था और न ही कुछ मौलिकता थी। फिर भी यह इंपीरियम पावर के कंसेप्ट से हम ये मान सकते हैं कि जो रोमन विचारक थे वो आधुनिक संप्रभुता के विचार के बहुत अधिक नज़दीक थे। इसी प्रकार यदि हम मिडाइवल एरा की बात करें, यदि हम मध्य युग की हम बात करें तो हम देखते हैं कि जो मध्य युग है वो राजनीतिक चिंतन के इतिहास में एक प्रकार से अंधकार का युग कहा जाता है, क्योंकि मध्य युग में राज्य की सत्ता थी वो विभिन्न वर्गों में, विभिन्न समुदायों में और विभिन्न संस्थाओं में विभक्त थी, और विभक्त होने के कारण ही राज्य और उसकी शक्ति का जो प्रभाव था वो इतना ज़्यादा नहीं था। और हम देखते हैं कि इस समय जो सत्ता के प्रमुख केंद्र थे उनमें हम चर्च को भी देखते हैं, सम्राट को भी देखते हैं, सामंत को भी देखते हैं, या व्यापारी संघों को भी देखते हैं। और ये जितने भी संघ थे या जितने भी केंद्र थे वे सभी अपने अपने क्षेत्र में स्वयं को पूर्ण सत्ताधारी होने या फिर हम कहें कि स्वयं को संप्रभु होने का दावा भी प्रस्तुत करते थे। तो हम देखते हैं कि आध्यात्मिक और लौकिक सत्ताधारियों के बीच में एक प्रकार से खुला संघर्ष था। तो ये जो संपूर्ण मध्य युग था वो राजा और पोप के बीच में राजनीतिक सर्वोच्चता के बीच में संघर्ष में ही बीत जाता है। परिणाम स्वरूप जो मध्य युग है उसमें संप्रभुता का न तो व्यवस्थित विकास हो सका, न ही इस अवधारणा का एक प्रकार से इस सिद्धांत का तरीके के साथ में विस्तार हो सका या इसका विकास हो सका। यदि हम बात करें मध्य युग के प्रमुख विचारों की तो हम इसके अंदर नाम लेते हैं सेंट ऑगस्टाइन की, थॉमस एक्विनास की, मार्सिलिया ऑफ पैडुआ की, जिन्होंने भी अपने राजनीतिक दर्शन में स्वतंत्र रूप से संप्रभुता का विचार नहीं किया था।
अब यदि हम आधुनिक युग में संप्रभुता के विचार की बात करें या आधुनिक युग में संप्रभुता के विचार के विकास की हम बात करें, तो हम देखते हैं कि 16वीं शताब्दी में धर्म सुधार आंदोलन के कारण चर्च की जो एकता बनी हुई थी वो धीरे धीरे नष्ट होने लगी थी और आधुनिक राष्ट्र राज्य का मार्ग भी प्रशस्त होने लगा था। यहाँ तक कि आप देखेंगे कि राज्य सत्ता ने अपने और अपने प्रजाजनों के मध्य विद्वान, ये जितने भी संभव प्रतिद्वंदी थे, जिनमें कि हम चर्च की भी बात कर रहे हैं, इनको या तो समाप्त कर दिया गया था या राज्य सत्ता ने इनको अपने आप में समाविष्ट कर लिया था। परिणाम स्वरूप आप देखेंगे कि संप्रभुता राजा के मूर्त रूप में और राज्य के प्रधान होने के नाते राज्य के आवश्यक गुणों में एक गुण समझा जाने लगा था। और आधुनिक युग में यदि संप्रभुता के विकास में उल्लेखनीय योगदान देने वाले विचारकों की हम बात करें तो हम इनमें देखते हैं बॉन्दा की हम बात करते हैं, इसमें हम हॉब्स की बात करते हैं, इनमें हम लॉक की बात करते हैं, रूसो की हम बात करते हैं, जॉन ऑस्टिन की हम बात करते हैं। और इनमें भी यदि हम बात करें बॉन्दा की, तो आप देखेंगे कि बॉन्दा जो कि एक फ्रांसीसी विद्वान थे और 1576 में जिन्होंने अपनी एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी द रिपब्लिका और 6 बुक कंसर्निंग ऑन दी सोवर्निटी, तो जिसमें वो लिखते हैं कि संप्रभुता जो है वो नागरिकों और प्रजाजनों के ऊपर राज्य की वो सर्वोच्च शक्ति है जिस पर कानून का कोई प्रतिबंध नहीं होता या कानून का कोई नियंत्रण नहीं होता। इसी प्रकार यदि आप देखेंगे हॉब्स को, तो हॉब्स जो कि इंग्लैंड के चिंतक थे और संविधावादी और समझौतावादी विचारक के रूप में जाने जाते हैं और राज्य की उत्पत्ति के संबंध में भी उन्होंने समझौतावादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया है अपनी पुस्तक लेवियाथन में, और निरंकुश प्रभुसत्ता अर्थात निरंकुश संप्रभुता की अवधारणा का वो प्रतिपादन करते हैं और वो कहते हैं कि संप्रभुता का आदेश ही कानून है। यहाँ विशेष ये है कि आप देखेंगे कि बॉन्दा ने जब अपना संप्रभुता संबंधी सिद्धांत दिया था तो उन्होंने संप्रभुता पर कुछ सीमाएं लगाई थी, कुछ बाउंडेशन लगाई थी, जबकि आप देखेंगे कि हॉब्स ने वो सारी संप्रभुता के ऊपर लगी हुई सीमाएं और बाउंडेशन को हटा दिया है। ऐसे यदि हम बात करें लॉक की, तो लॉक 1690 में एक पुस्तक लिखते हैं टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट, जहां वो बात करते हैं कानूनी संप्रभुता की और राजनीतिक संप्रभुता की। तो वो अपनी इस पुस्तक में कानूनी संप्रभुता और राजनीतिक संप्रभुता में भेद करते हुए राजनीतिक संप्रभुता को बहुत अधिक महत्व देते हैं। इसी प्रकार जब हम रूसो को देखते हैं तो आप देखेंगे कि 1762 में रूसो ने भी एक पुस्तक लिखी है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें रूसो संप्रभुता को सामान्य इच्छा में निहित मानते हैं और संप्रभुता को सामान्य इच्छा में निहित मानते हुए वो एक अलग थियरी डेवलप करते हैं जिसको हम कहते हैं पॉपुलर सोवर्निटी अर्थात लोकप्रिय प्रभुसत्ता। तो हम देखते हैं कि रूसो ने अपनी पुस्तक में लोकप्रिय प्रभुसत्ता सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। इसी संदर्भ में हम जॉन ऑस्टिन की भी बात करते हैं। जॉन ऑस्टिन जो कि एक ब्रिटिश विधिशास्त्री थे और संप्रभुता की सबसे अधिक स्पष्ट और विशद व्याख्या करने का श्रेय जॉन ऑस्टिन को ही जाता है, और जिन्होंने ये व्याख्या की थी 1659 में लिखी अपनी पुस्तक लेक्चर्स ऑन द जूरिस्प्रूडेंस में, जहां हम देखेंगे कि संप्रभुता की आधुनिक अवधारणा की सबसे विस्तृत प्रतिपादक के रूप में जॉन ऑस्टिन को जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने संप्रभुता के संबंध में एक मोनिस्टिक थियरी ऑफ सॉवर्निटी को डेवलप किया था जिसको हम कहते हैं संप्रभुता का एकलवादी सिद्धांत, और इस सिद्धांत को वैधानिक और कानूनी संप्रभुता के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। इसी संदर्भ में हम ग्रोशियस की भी बात कर सकते हैं जो कहते हैं कि संप्रभुता उस व्यक्ति में निहित सर्वोच्च राजनीतिक शक्ति है जिसके कार्य किसी अन्य के अधीन न हो और जिसकी आज्ञा का या जिसकी इच्छा का उल्लंघन न किया जा सकता हो। बर्गेस की यदि हम बात करें तो हम देखते हैं कि बर्गेस कहते हैं कि संप्रभुता सभी व्यक्तियों और सभी संस्थाओं पर मौलिक, निरपेक्ष और असीमित शक्ति है। इस संदर्भ में आप देखेंगे कि विलोबी का जो कोटेशन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। विलोबी कहते हैं कि सॉवर्निटी इज द सुप्रीम विल ऑफ द स्टेट, अर्थात संप्रभुता क्या है, राज्य की सर्वोच्च शक्ति है। इस प्रकार यदि हम सोवर्निटी के ऊपर दिए गए एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न थिंकर के विचारों को स्टडी करें और उनको एनालाइज करें, तो एनालाइज करने के बाद हम ये कह सकते हैं कि जो संप्रभुता है वो राज्य का परम आवश्यक तत्व है। संप्रभुता राज्य का बहुत महत्वपूर्ण तत्व है और जिसके अभाव में हम स्टेट को इमेजिन नहीं कर सकते, अर्थात राज्य की कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि संप्रभुता जो है वो राज्य की आत्मा है। संप्रभुता को राज्य की आत्मा माना गया है या उसका प्राण तत्व माना गया है, क्योंकि जैसा कि हमने बताया कि राज्य जो है वो संप्रभुता की शक्ति के दम पर ही अपने सभी प्रकार के कार्यों को व्यावहारिक रूप से कर पाता है और इसी वजह से राज्य को अन्य सभी संघों से श्रेष्ठ भी माना जाता है। तो निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि संप्रभुता जो है वो राज्य की
एक ऐसी सर्वोच्च शक्ति है जिसके आधार पर राज्य अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में, इंटरनल और एक्सटर्नल मैटर्स में निर्णय लेने में पूरी तरीके से स्वतंत्र होता है। उसके ऊपर किसी प्रकार की कोई बाउंडेशन नहीं होती, उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं होता, उसके ऊपर किसी प्रकार की कोई सीमा नहीं होती। तो इन द लास्ट हम कह सकते हैं कि संप्रभुता जो है राज्य की सर्वोच्च शक्ति है, जिसके दम पर, जिसके बल पर राज्य अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में निर्णय ले पाता है। तो आज का टॉपिक इसी प्रकार यहाँ समाप्त होता है। नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।